हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। ये है हमारा एक नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है वेंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, यहाँ पे हमें जिन भी लोगों के साथ हम काम करते हैं, जो भी लोग हमारे साथ हमारे चाहे सप्लाई में या किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी तरह की हमारे लिए पूर्ति करते हैं, हमें उसके मैनेजमेंट को सीखना है। जी हाँ, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक इमेज आपके लिए रखी है, जहां पर क्लियरली आपको बहुत सारे काम यहां पर होते हुए दिखेंगे, जिसे हमने इस पूरे सेशन में, मतलब ये सेशन हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस का रहेगा। इस पूरे चैप्टर में हमें ये समझना है कि क्यों हमारे लिए ये जरूरी है। आज की डेट में जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये कुछ एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसे राजस्थान में डेयरी का एग्जाम है, या आप देखेंगे कि राजफेड का एग्जाम है, वहां पे इस चैप्टर को पूछा गया है। हालांकि बहुत सारी जगह पे ये कंटेंट आ सकता है आपके लिए, पर फिलहाल जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहाँ पे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कहाँ ज्यादा है। वेंडर मैनेजमेंट जो हमें पढ़ना है, वो इन दोनों भर्तियों के लिए पढ़ना है। धीरे धीरे हम ये भी जानेंगे कि इस एग्जाम में इस चैप्टर को क्यों शामिल किया गया। ठीक है जी। तो आपको कुछ चीजें यहां पर यह भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जब सिलेबस बनता है ना, तो ये देखा जाता है कि ये जो भर्ती है, इसके हिसाब से, इसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम कंटेंट डालें। तो उसी में जो ये भर्ती है, जो आपकी डेयरी में आई है या आपकी राजफेड में है, वहां पर इस चैप्टर की क्यों इंपॉर्टेंस है, ध्यान से समझिए। जो ये राजफेड है, ये एग्रीकल्चर फील्ड के, जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, इसका मुख्य काम क्या है? मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग किसकी? एग्री प्रोडक्ट्स की, किसानों के लिए काम कर रहा है। तो वहां पे वेंडर को क्यों जानना है? या डेयरी है, जो डेयरी उद्योग, जो ये डेयरी है, सरस डेयरी है, या इनके अंडर में जो भी ये सारे काम करते हैं, तो वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वहां पे भी सेम यही काम करने हैं। वहां पे भी आपको वेंडर चाहिए। दूध कहां से आएगा, दूध कहां को जाएगा, घी के लिए बटर कहां से आएगा, मतलब ये पूरी प्रोसेस में इन चैप्टर्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस रहने वाली है। साथ में आपको कॉस्ट, क्योंकि देखिए, अगर आप माल खरीद रहे हैं तो कॉस्टिंग तो पता ही है, होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग, क्योंकि जब आप ये माल खरीदेंगे, माल बेचेंगे, तो उसका लेखा भी करेंगे। साथ में पता होना चाहिए आपको लॉ, क्योंकि जब आप वेंडर्स के साथ डील करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे साथ में, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स की नॉलेज चाहिए। साथ में आपको क्या चाहिए? जीएसटी की नॉलेज, टीडीएस की नॉलेज। देखिए, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आप माल खरीदेंगे तो वहां पे जीएसटी का ट्रीटमेंट होगा, तो आपको बिल्स जो आएंगे वो जीएसटी के साथ भी आ सकते हैं, जीएसटी के बिना वाले भी आ सकते हैं, तो जीएसटी की नॉलेज भी चाहिए आपको। ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? टीडीएस की, टैक्स की नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि जब आप उनको पेमेंट्स करेंगे तो वहां पे टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, ये सारी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो इसीलिए ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस रहेगी, और इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ में आपको नॉलेज भी यहां पर रिक्वायर्ड है। कोई बात नहीं, हम जब इस चैप्टर को करेंगे तो इसको, इन सब चीजों को भी साथ साथ में करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस एग्जाम में इस सब्जेक्ट से जो आप पढ़ रहे हैं, देखिए हम जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्पेशल कंटेंट है ये उसका पार्ट है। और यहां से पिछली बार 6 क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज आप मान के चलिएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन भी हो सकता है, 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और आपको ये मालूम होगा, पिछली बार भी जब हमने इस कंटेंट को दिया था, तो वहां पर बहुत सारे बच्चों ने ये कंटेंट हमसे लिया था और उसके साथ उन्होंने तैयारी करी थी। और इवन ये भी रिस्पांस जब आया था, बहुत सारे बच्चों ने जब हमें मैसेज किया, हालांकि सारे बच्चे नहीं करते, उनको पता है पैसा दिया काम खत्म, पर बहुत सारे बच्चों के ये फीडबैक थे कि सर, आप ही के करवाए हुए कंटेंट में जो आपने दिया था, एक तो हमने दिया था कॉस्टिंग के टेस्ट, जो हमारे साथ जेवीएनएल की तैयारी करते हैं, कॉस्टिंग के जो 2 टेस्ट हमने, मेन टेस्ट, देखिए हमने हर सब्जेक्ट वाइज भी 2-2 टेस्ट दिए थे 60-60 क्वेश्चन के। ठीक है, वो आज भी हमारे पास हैं। तो उनमें से क्वेश्चंस आए थे कॉस्टिंग के, और साथ में जो ये स्पेशल कंटेंट है, इसके लिए जो हमने टेस्ट, जो कंटेंट दिया था, उसमें से भी वो सारा कंटेंट आ गया। मतलब 40 में से ऑन एन एवरेज 36 क्वेश्चन के आसपास स्टूडेंट्स ने हमें बताया था कि वो एज इट इज करके आए हैं। ठीक है, चलिए। और जिन्होंने हमारे साथ तैयारी नहीं करी थी, सेल्फ के नाम पे भी करी थी, तो उन्होंने भी, हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमारे कंटेंट को पढ़ा था। उनके फीडबैक्स भी आप हमारे यहाँ पर देख लेंगे। जो सेल्फ भी कर रहे थे, उन्होंने भी हमारे यहाँ से ये कंटेंट को पढ़ा था। चलिए, तो इसीलिए कह रहा हूँ, इसको छोड़ के नहीं जाना है,
किसी हालत में छोड़ के नहीं जाना है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, जो मैंने फुल टेस्ट दिए हैं वो सारी तैयारी करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहीं से ही मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि मैंने 600 एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं साइट पे। ठीक है, जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पहले 600 एमसीक्यूज हैं, फुल टेस्ट वहाँ पे 4 हैं, हालांकि मैं और भी उसमें अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो आप इन ढंग से इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको ये स्पेशल कंटेंट की इंपॉर्टेंस पता चल गई, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का, एक एक एमसीक्यू का आपको पता है वहां फाइट है। मैं आपको बताता हूं, पिछली बार हमारे एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको हमने ये कंटेंट दिया और उन्होंने जब ये किया कि ये इसकी तैयारी, उन्होंने हमारे कंटेंट से पढ़ाई करी, पेपर दे के आए और जितने भी मार्क्स आए, मैं नाम नहीं लूंगा अब उनको, उनका डीवी में हो गया। मतलब आप समझिए 2 दिन भी उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी और वो सेम कंटेंट को पढ़ के गए, क्वेश्चन कराए और वो डीवी में उनका सिलेक्शन हो गया। अब डीवी में जब फाइनल रिजल्ट आया तो शायद 1 या 2 मार्क्स का अंतर रह गया और बाद में वो इतना पछता रहे हैं। इस बार भी उनका फोन आया कि सर हमें ये कंटेंट दो मुझे, मैं पिछली बार भी उसको ही पढ़ के गया था, इस बार भी सिर्फ आपका ही पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि अब तो उनकी जॉब लग चुकी है, बट फिर भी उन्होंने ये कंटेंट मांगा कि सर हमें ये वाला कंटेंट दो। पिछली बार भी एज इट इज छपा था, ठीक है, हालांकि पेपर बनाने वाला अलग, अपने उसकी कुछ नहीं कह सकते, बट मैं वही बता रहा हूं कि अगर आप एक क्वेश्चन की भी लापरवाही करते हैं तो देखिए क्या से क्या हो गया। ठीक है, मतलब 1 या 2 नंबर की उनकी कट ऑफ का अंतर रह गया और वो बड़ा पछता रहे थे कि सर पिछली बार हमसे दिक्कत हो गई, मैंने इसको ढंग से अगर और टाइम दे दिया होता तो मैं शायद सिलेक्ट हो जाता। ठीक है, हालांकि उनकी फोटो किसी और ने चिपका रखी थी, बस उस बात पे नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेमेंट्स लोग हमें करते हैं और अब चलिए, तो यही बात है कि हमें ये ध्यान देना है कि हमें पढ़ना भी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट पास होना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद एओ में भी आपको पता है कौन कौन से कंटेंट को करना है, ये सारा कंटेंट आपको पता ही है, यूट्यूब पे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको हमारी ऐप पे मिल जाता है ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, और इसके लिए आपको पता है कि बुक्स, अब बार बार मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर वो बुक वाला मैटर बता दो, मैं फटाफट से बता रहा हूँ कि इसके लिए ना देखिए, चाहे आप एओ के लिए कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा बुक सेट है जो 8 किताबों का आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 8वीं किताब तो एमसीक्यू की है। ठीक है, और ये काम आएगी आपके यहाँ भी और आगे आने वाले सारे एग्जाम्स में। मैं बुक्स को बहुत प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये क्या क्या चीज बन गई है, मतलब मैंने मेहनत करी, मुझे सीखा इतने सालों से, जो दी बेस्ट कंटेंट है, ये तो आंख बंद करके मैं बेच सकता हूँ, गारंटी के साथ बेच रहा हूँ। ठीक है, और राजफेड के लिए 2 कोर्सेज है, मेरे पास बार बार इंक्वायरी आ रही है। राजफेड के लिए एओ का तो है ही है, ये एओ वाला कोर्स है, मैंने यहाँ प्राइस आपको बता दी ये वाली, और जूनियर अकाउंटेंट के भी 2 कोर्सेज हैं, हालांकि मैं बनाना एक ही चाहता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बार बार जिद कर रहे थे कि सर एक तो फुल कोर्स है, बट जिन्होंने सिर्फ उसी की तैयारी करनी है, जैसे मैंने पिछली बार दिया था, तो उनका एक अलग कोर्स भी है। अगर आपको ये वाली थंबनेल दिखती है वहां पे कोर्स के ऊपर, तो ये फुल कोर्स है इसका। ठीक है, और एक सिर्फ स्पेशल कंटेंट जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके लिए एक कोर्स बना हुआ है, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, हम वापस आते हैं कंटेंट के ऊपर, क्योंकि मुझे ये बताना पड़ा क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो वापस आते हैं वेंडर मैनेजमेंट पे। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि वेंडर मैनेजमेंट की कहानी क्या है। वेंडर मैनेजमेंट में आपको सप्लाई करने वाला जो व्यक्ति है उसको आपको प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये स्क्रीन बहुत कुछ आपको बता रही है, जहां पर सबसे पहले हमें वेंडर को चुनना, उसकी एक प्रोसेस है, हालांकि सिर्फ इतना वेंडर आइडेंटिफिकेशन से काम नहीं हो जाएगा, हमें वेंडर को चुनना है और चुनने से पहले भी कुछ कहानी होती है। ठीक है, तो हमें उसके बाद क्या करना है, जैसे वेंडर का सिलेक्शन करना है, कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशंस करनी है, फिर टर्मिनेशन भी होंगे, आएंगे जाएंगे वाला सीन भी रहेगा, फिर हमें क्या करनी है, परफॉर्मेंस भी मेजर करनी है, हमें क्या करनी है, परफॉर्मेंस भी मेजर करते रहना है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये सारी चीजें करनी है, हमें ये सारी चीजें करनी है, क्लियर है आप। चलिए, तो हमें ये एक एक स्टेप समझना है, क्यों समझना है अब थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। वेंडर मैनेजमेंट को थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। ये एक क्या है, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। स्ट्रेटेजिक मतलब, स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रेटेजी आप समझते हैं ना कि हमें भैया रणनीतिक, यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, ये एक रणनीतिक प्रक्रिया है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है किस चीज की, रिलेशनशिप को मेंटेन करना वेंडर्स के साथ, विक्रेता जो भी हमें सप्लाई करेंगे उनके साथ हमें क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी बना के चलना है सारे नियम कायदों के हिसाब से। ठीक है, इसके अंदर वेंडर सिलेक्शन, उसका इवेल्युएशन, कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन, उनकी मॉनिटरिंग और उनके साथ अंतिम संबंध मतलब रिलेशन बना के रखने हैं सारे के सारे। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक
निश्चित ही एक ऐसी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। कुल मिला के हमें वेंडर के साथ सारे वो जो मैंने आपको फोटो में दिखाई थी वो सारे काम करके चलना है। यही सेम हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, ताकि हमारा बिजनेस सुचारू रूप से चलता रहे। कई बार क्या होती है, एक इमेज ना, कहते हैं ना कि लाखों करोड़ों शब्दों से बड़ी होती है। जो मैंने आपको ये इमेज दिखाई, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वेंडर मैनेजमेंट में टोटली क्या रहने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं। मैं पीडीएफ ना, देखिए मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए रखी हुई है, पीडीएफ मैं लाइक नहीं करता हूं, आपको पता ही होगा। ये तो क्या स्टूडेंट भी मांगने लग गए हैं, देखा देखी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने। अब क्या करें, स्टूडेंट्स को आदत बना दी कि भैया नोट्स ना बनाने पड़े, स्टूडेंट बहुत तंग करते हैं। हालांकि मैं इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता, मेरे पुराने लेक्चर देखोगे पीडीएफ में बिल्कुल नहीं देता हूँ। ठीक है, अब ये वेंडर मैनेजमेंट को हम थोड़ा और समझते हैं। देखिए होता क्या है, अगर वेंडर मैनेजमेंट कहाँ कहाँ रोल प्ले करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वेंडर मैनेजमेंट का कॉस्ट में बहुत रोल प्ले होता है। कैसे, मैंने एक एग्रीमेंट करा, मैंने उससे डील कर ली कि भैया तू मुझे रोजाना 1 क्विंटल पोटैटोज भेजेगा, मेरा रेस्टोरेंट है, मुझे 1 क्विंटल पोटैटो भेजेगा, मुझे इतना सामान भेजेगा। उसने कहा डन। अब समस्या ये है, ध्यान सुनना, वेंडर अगर ढंग से मैनेज नहीं हुआ, अब देखना वेंडर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। मैनेजमेंट, वेंडर तो है पर उसका मैनेजमेंट हमें करना क्यों जरूरी है, उस पर सही तरीका क्यों बैठाना जरूरी है। क्योंकि मेरी सप्लाई अगर जिस दिन डिस्टर्ब हो गई, मान लीजिए मैं 1 क्विंटल पोटैटो लेता हूं और एक मेरी डील हो रखी है, उसने एंड टाइम पे मना कर दिया, अब जब मैं मार्केट में लेने जाऊंगा ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे कॉस्टिंग ज्यादा पड़ने वाली है। मुझे मेरी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी तो मेरी प्रॉफिट की बैंड बच जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, वेंडर मैनेजमेंट, क्वालिटी। आपने एक वेंडर चूज किया, वो कंटिन्यूसली आपको माल दे रहा है, ठीक है, आपको उसकी क्वालिटी का डीलिंग हो रखी है, पर अचानक से माल नहीं आया, वेंडर का मैनेजमेंट नहीं हुआ, आप इधर उधर से जाओगे, आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो आपकी बैंड यहां भी बजेगी। तो प्राइस और क्वालिटी दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हो सकती है अगर वेंडर मैनेजमेंट नहीं है आपके पास प्रॉपर तरीके से। तीसरी चीज, कॉस्टिंग का हो गया, क्वालिटी का हो गया, फिर रिस्क। अब रिस्क किस चीज का है, रिस्क हर चीज का है। अगर उसने प्रॉपर समय पे प्रॉपर क्वालिटी का माल आपको नहीं दिया, आपका वेंडर मैनेजमेंट नहीं है मान लो, तो आपकी प्राइस भी नहीं मिलेगी, आपकी क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, और एंड टाइम पे अगर आपको जब माल चाहिए, आपका प्राइस वाला भी चल, देखो आपको जब माल चाहिए, प्राइस भी आपको मिल गई, क्वालिटी भी मिल गई, आपको टाइम पे माल ही नहीं मिला, तो आपकी गुडविल तो गई ना। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपका काम था वो खराब हो गया। आपने शादी का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ रखा है, आपने शादी का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, शादी में लोग आने वाले मेहमान तैयार हो गए, आपका कैटरिंग वाला जिसके बल पे आपने कैटरिंग का काम पकड़ा था वो तो भैया निपट लिया या हो गया काम, तो अब आप एंड मोमेंट पे क्या करोगे, शादी आ गई भैया, अब क्या करोगे, शादी वाले की शादी खराब, आपकी गुडविल खराब। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर तरीके से वेंडर मैनेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि वेंडर मैनेजमेंट, वेंडर मिलना एक अलग बात है, उसका मैनेजमेंट होना अलग बात है। आप मकान बना रहे हो, आपने डील करी किसी के साथ में कि वो आपको सामान भेजेगा, ईंट भेजेगा, सीमेंट भेजेगा, अब वो अगर कहीं भी दिक्कत कर देता है तो आप किसी नए के पास जाओगे, नए के पास जाओगे तो अब आपको चाहिए ऑन द स्पॉट, तब आप उससे प्राइस में भी नेगोशिएशन नहीं कर सकते, क्वालिटी में भी नहीं कर सकते, और टाइमिंग में भी नहीं कर सकते। तो ये देखिए 3 चीजें तो आपकी मेन है ही हैं, प्राइस, क्वालिटी, टाइमिंग, फिर क्वांटिटी भी आएगी। फिर क्वांटिटी भी आएगी ना, कि जितना आपको चाहिए उतना मिले ना मिले सही टाइम पे। तो इतने सारे इश्यूज हो गए आपके साथ। ये सारे इश्यूज सोल्व हो सकते हैं अगर आपका प्रॉपर वेंडर मैनेजमेंट है। आई होप आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अगर ये सब इंपॉर्टेंट, अब ये समझिए आप डेयरी में अकाउंटेंट हैं, स्टोर मैनेजर हैं, ठीक है, इतने सारी भर्तियां हैं ना, नाम लिखे हुए उनके। तो अगर आपको ये देखिए, अब आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। दूध टाइम पे, अगर आप सरस डेयरी में लग गए, मैं मान के चलता हूँ आपकी जॉब सरस डेयरी में लग गई, ठीक है, आप इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। अब आपको टाइम पे देखना है कि भैया जो फार्मर से मिल्क आ रहा है वो प्रॉपर क्वालिटी का आ रहा है, प्रॉपर प्राइसिंग पे आ रहा है, प्रॉपर क्वांटिटी में आ रहा है। आप ये सारी चीज चेक करोगे ना, प्राइस, क्वालिटी, टाइमिंग, क्वांटिटी, फिर उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर पाओगे ना। आप समझ पा रहे हो, अदरवाइज तो क्या होंगी, दिक्कतें होंगी।
आपका फाइनल गुड्स कैसे बनेगा, आप कंज्यूमर तक कैसे पहुंचोगे, फिर तो आप हर पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा आपका। इसलिए ये चैप्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आप ये चैप्टर हमारे साथ पढ़ रहे हो ताकि आपको एक प्रॉपर सिस्टम पता रहे। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वेंडर मैनेजमेंट के उपयोग को समझना है। माल की समय पर डिलीवरी, आ गया टाइमिंग, टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, एक मोबाइल कंपनी है, उसको क्या करना है, स्मार्टफोन बनाना है, बैटरी, स्क्रीन, प्रोसेसर सबकी आवश्यकता होती है। अब सप्लायर को क्या करना है, अब उसका क्या है, गोल ऑफ वेंडर मैनेजमेंट का क्या है। अब यहाँ पे वेंडर मैनेजमेंट क्या करेगा आपकी कंपनी का, वो करेगा कि भैया बैटरी टाइम पे आ जाए, स्क्रीन टाइम पे आ जाए, हाई क्वालिटी वाली, प्रोसेसर टाइम पे आ जाए, ताकि वो अपना क्या करे, मोबाइल टाइम पे पहुंचा दें, अदरवाइज प्रोडक्ट की डिलीवरी लेट हो जाएगी। अब अगला क्या आ गया, क्वालिटी आ गया, यहाँ टाइमिंग आ गई, यहाँ क्या आ गई, क्वालिटी। अब रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल देखिए, अगर अच्छा खाना खाना था तो ताजी सब्जियां, फल, मसाले चाहिए। अगर लो क्वालिटी की सब्जियां आएंगी तो कैसे चलेगा। मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी है ताकि थोड़ा पढ़ने में भी आसान रहे। ठीक है, क्योंकि एक जैसी चीजें ना आपको नींद दिलवाती हैं, तो इसलिए मैंने बीच में इंग्लिश बीच में हिंदी रख दी ताकि आपको समझना ही तो है। ठीक है, बाकी इसके एमसीक्यूज पहुंच चुके हैं। अब हमारा अगला मेन क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट। अब तीसरा क्या आ गया, कॉस्टिंग आ गई, टाइम पढ़ ली, क्वालिटी हो गई, अब क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। अब हमें कॉस्ट को भी देखना है कि भैया हमारा जो कॉस्टिंग आ रहा है क्या करना है, उसको फेयर प्राइस हो, ताकि कॉस्टिंग क्या हो, कम रहे। कॉस्टिंग बढ़ गई आपकी तो आपकी सेल प्राइस भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए मेरे खर्चे बढ़ गए, अब कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, सर कोर्सेज में आप 30% डिस्काउंट दे रहे हो, 25% दे रहे हो, बुक्स पे भी दे दो ना। बुक्स पे मैं हाथ जोड़ता हूँ कि बेटा मैं नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। क्यों, कोर्सेज पे मेरे पास कुछ मार्जिन हैं, मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, कोर्सेज पे मेरे पास मार्जिन हैं। ठीक है, पर मेरे पास बुक्स में मार्जिन ही नहीं है, बुक्स के मार्जिन नहीं है ऑलरेडी बुक्स। क्योंकि देखिए अगर हम बुक्स बेचते हैं तो बुक्स को हम 70 जीएसएम पेपर पे छपवाते हैं, ब्लैक पेपर, वो काले वाला पेपर नहीं छपवाते, तो कॉस्टिंग पहले से ही डबल है मेरी। ठीक है, अच्छा दूसरा रीजन, मैं उसको कम क्वांटिटी में प्रिंट ऑन डिमांड पे छपवाता हूं, पता तो है नहीं कितनी डिमांड आएगी। ठीक है, ऑनलाइन भी बेचता हूं मैं, तो उस कारण से मेरी भी कॉस्टिंग हायर हो जाती है ऑलरेडी। आप समझिए, फिर मुझे डिलीवरी देनी है, मुझे डिलीवरी देनी है। मान लीजिए अगर मैं दुकानों पे देता तो मेरी कॉस्टिंग मुश्किल से 5-10 रुपए जाती डिलीवरी की, बट यहाँ तो मुझे मेरे पूरे सेट पे 150 प्लस टैक्स, मतलब एक 200 रुपए तक डिलीवरी चली जाती है पूरे 8 किताबों के सेट पे, क्योंकि मुझे सिंगल उसके घर तक डिलीवरी देनी है। ठीक है, उसके बाद जो टैक्सेशन है, ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, तो मैं बच्चों को कहता हूं बेटा मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे पा रहा हूं। अगर मैं किताबों को दुकानों पे लेके जाता तो वहां मेरे लिए एक चैलेंज था, यहां मैं कम कम क्वांटिटी में छाप रहा हूं तो आज 20 से प्लस ज्यादा किताबें छाप पा रहा हूं। अगर मैं ये सारी किताबें इकट्ठी छपवाता तो मैं एक भी नहीं छपवा पाता, क्योंकि एक किताब का पूरा एक लोड छपता है, कम से कम 1 लाख रुपए का छपता है एक बुक के ऊपर, तो 20 अलग अलग तरह की किताबें हैं, तो मैं 20 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता। आप समझ रहे हैं, तो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप समझ लो कि डिमांड का ही नहीं पता आपको, और आप 20 लाख रुपए पहले लगा दो। तो इसलिए इन कारणों से मेरी कॉस्टिंग तो हायर जा रही है। पर अब हम यहां समझते हैं इन चीजों को। अब आप मेरे लेवल पे सोचिए, आप लोग मुझे बुक्स के ऑर्डर भेज रहे हैं, अब वो बुक्स का मान लो जो मेरा सप्लायर है वो कह दे जी मेरे तो अब 2 दिन तो मैं छापूंगा नहीं, अब मैंने आपसे ऑर्डर ले लिया तो मेरे लिए सिस्टम बिगड़ गया, मुझे बाहर जाके महंगे में प्रिंट करवानी पड़ेगी, क्योंकि आज तो मेरा उससे एग्रीमेंट है, मैं उससे बल्क में छपवा रहा हूं। आप समझ रहे हैं, तो ये भी चीजें हो जाती हैं। तो आपके लिए कॉस्टिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब आप कहीं मुझे डिस्काउंट, अगर अगर मुझे कॉस्टिंग भी मेरी हायर है, अब उसमें जीएसटी भी लगता है, प्रिंटिंग पे 18% जीएसटी भी है, तो बहुत सारे खर्चे हैं ऐसे जो कि कोर्सेज, मतलब जो हम बुक्स पे अवॉइड नहीं कर सकते। और अगर मेरा सप्लायर चेंज हो जाए तो मेरी दिक्कत और बढ़ जाएगी, मेरी कॉस्टिंग और बढ़ के सामने आ जाएगी। चलिए, तो कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए भी वेंडर मैनेजमेंट जरूरी है, आपका वेंडर के साथ प्रॉपर एग्रीमेंट, प्रॉपर एक लंबा चैनल बनना जरूरी है। ठीक है, आज वो मुझे कैसे भी करके, जैसे भी आता है ना मैं उसको देता हूँ, वो मुझे करके देता है, क्योंकि उससे मेरा एक एग्रीमेंट है, मतलब एग्रीमेंट मतलब उससे लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं हम, उसको भी पता है कि यार इसको मुझे काम करके देना है, अदरवाइज ये काम चला जाएगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए, अब यहां भी वेंडर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, वही शादी वाला एग्जांपल, अगर गड़बड़ हुई तो शादी का काम खत्म। ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया।
और उसके बाद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, उसके बाद क्या आ जाता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्या होता है, हमें बनाकर रखनी है, क्योंकि अगर हमें काम कस्टमर आता है और उसको लगातार माल देना है तो भैया हमें उसको क्या है, प्रॉपर एक वेंडर मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि हम टाइमली डिलीवरी गुड्स की दे पाएँ। ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ गए कि इन कारणों से हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है वेंडर का मैनेजमेंट। अब हमें ये समझना है कि ठीक है वेंडर मैनेजमेंट आ गया, पर इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल हैं, इसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज शामिल होनी चाहिए, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा लेंथी वीडियोस लाइक नहीं किए जाते। ठीक है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े वीडियोस होते हैं, बच्चा देखता ही नहीं है, तो इसको बाकी को वीडियोस को मैं ऐप पे डाल रहा हूँ, और ये वीडियो मैंने यूट्यूब के लिए यहाँ तक पोर्शन को मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने अभी तक बुक्स का मामला या राजफेड के कोर्स का थोड़ा सा अभी आपको था, तो आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, और फॉर्म जल्दी से लगा लीजिए अब, और बुक्स का भी देख लीजिए, मटेरियल आ जाएगा तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, मैंने टेस्ट ऑलरेडी दे दिए हैं। और बेटा ये कॉस्टिंग क्या कहते हैं, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए भर्ती है। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी करिए और जिसको भी सीट मिलती है लेके जाइए, है ना। टेक केयर, बाय बाय।